तारीख 7 दिसंबर 1941। वो दिन जब जापान ने अमेरिका के इतिहास में तबाही का मंजर लिखा। वो दिन जब अमेरिका का हवाईयन नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर जापानीज अटैक से दहल गया। एक ऐसा अटैक जो आश्चर्य और तबाही से भरा था। एक ऐसा इंसिडेंट जो हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट बना और अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदना पड़ा। दरअसल रविवार की सुबह का समय था। पर्ल हार्बर बेस पर अमेरिकी सोल्जर अपने दैनिक कार्यों में बिजी थे। हर रोज की तरह इस दिन भी उनमें से कुछ सोल्जर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो कुछ चाय और कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे। लेकिन इन सबके बीच जापानीज वारप्लेन का एक बड़ा बेड़ा पैसिफिक ओशन को पार कर रहा था, जो लगभग 3,500 मील दूर था। ये बेड़ा अमेरिकी सोल्जर्स की मौत का सामान लाद कर निकला था। पर्ल हार्बर बेस को दहलाने के इरादे से 7 दिसंबर की सुबह 6 बजे हितोकाप्पू खाड़ी से इन जापानीज वारप्लेन्स ने पहली उड़ान भरी थी। इसके 1 घंटे बाद जापानीज पायलट्स तबाही की दूसरी लहर लिए हवाई आइलैंड की ओर उड़े थे। तकरीबन 7:30 बजे तक इन लड़ाकू विमानों ने पर्ल हार्बर बेस के पास दस्तक दी। बेस पर मौजूद सोल्जर्स ने जैसे ही आसमान की तरफ देखा तो उनके ऊपर जापानीज वारप्लेन गिद्ध की तरह मंडरा रहे थे। सुबह 7:48 पर 177 जापानी युद्धक विमान हवाई आइलैंड ओहू के ऊपर थे। अब ओहू पर फैली शांति जल्द ही टूटने वाली थी। इससे पहले अमेरिकी सोल्जर्स कुछ समझ पाते तब तक तो इन विमानों ने ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी थी। जापानीज फोर्स के हमले ने अचानक ऐसा आतंक मचाया, यूएस पैसिफिक फ्लीट पूरी तरह से चौंक गई। इस अटैक से जापानीज बॉम्बर्स ने वहां मौजूद अमेरिका के 19 बैटल शिप्स में से कुछ को समुद्र में डुबा दिया और बचे हुए को डैमेज कर दिया। साथ ही 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया। करीब 2 घंटे तक जापानी गोलाबारी अमेरिकी शिप्स और सोल्जर्स पर बरसती रही। इसमें करीब 2,403 अमेरिकी सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई और 1,000 से ज्यादा घायल हो गए। जबकि इसके ऑपोजिट देखें तो जापान के 100 से भी कम सोल्जर्स मारे गए। इस अटैक ने अमेरिका को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। इसने अमेरिका को न केवल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घसीटा बल्कि वॉर की डायरेक्शन को भी चेंज कर दिया। इस अटैक के अगले दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस दिन को द डेट विच विल लिव इन इन्फेमी के रूप में डिस्क्राइब किया। Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. साथ ही रूजवेल्ट ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा भी कर दी। A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. इसने अमेरिका और जापान के बीच पैसिफिक वॉर को भी जन्म दिया। इसका क्लाइमैक्स हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब के रूप में आया, जिसका दर्द आज भी जापान को कराहने पर मजबूर कर देता है। इस प्रकार पर्ल हार्बर अटैक वह घटना थी जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कुछ सबसे बुरी घटनाओं को जन्म दिया। साथ ही वॉर के रिजल्ट और अल्टीमेटली एलाइज पावर की जीत के लिए भी यह घटना इंपॉर्टेंट साबित हुई। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई जापान अटैक पर्ल हार्बर। इस अटैक के इर्द गिर्द की परिस्थितियां वास्तव में जटिल है, लेकिन इसके पीछे के कुछ मेन रीजन क्लियर नजर आते हैं। दरअसल इस अटैक की जड़ें 4 दशकों से भी ज्यादा पुरानी है। मिड 19th सेंचुरी तक जापान एक अलग थलग देश के रूप में रहा था, बट लेट 90s सेंचुरीज में जापान का इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी तेज हुआ, तो उसने वेस्टर्न कंट्रीज की नीतियों और तरीकों का नकल करना ट्राई किया। इसके परिणाम स्वरूप जापान ने भी अपने सामानों के लिए प्राकृतिक संसाधनों और बाजारों को सिक्योर करने के लिए कॉलोनीज बनाने की कोशिश की, ठीक उसी तरह जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने किया था। लेकिन साम्राज्यवादी विस्तार की जापान की प्रक्रिया ने उसे अमेरिका के साथ टकराव के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, खास तौर पर चीन के मामले में। असल में एक हद तक अमेरिका और जापान के बीच संघर्ष चीनी बाजारों और एशियाई प्राकृतिक संसाधनों में उनके प्रतिस्पर्धी हितों से उपजा था। हालांकि अमेरिका और जापान कई सालों तक पूर्वी एशिया में प्रभाव के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन साल 1931 में स्थिति बदल गई थी। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के वर्षों में जापान ने एशिया में आक्रामक विस्तारवादी नीतियों को अपनाया था। जापान ने साल 1931 में नॉर्थ चाइना के उपजाऊ और संसाधन समृद्ध प्रांत मंचूरिया पर आक्रमण किया था। इसके माध्यम से उसने पूर्वी एशिया में जापानी साम्राज्य बनाने की दिशा में अपना पहला कदम उठाया था।
1932 तक जापान ने मंचूरिया में एक कठपुतली सरकार स्थापित कर दी, जिसका नाम बदलकर मंचूक कर दिया गया। लेकिन अमेरिका ने स्टिम्सन डॉक्ट्रिन के तहत चीन पर थोपी गई नई व्यवस्था या किसी अन्य को मान्यता देने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जापानियों ने चीन और इंडो चीन दोनों में विस्तार करना जारी रखा। इससे वे अमेरिका द्वारा नियंत्रित फिलीपींस के बहुत करीब आ गए। इस प्रकार जापान ने क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने का प्रयास किया। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने साल 1939 में यूएस पैसिफिक फ्लीट को कैलिफोर्निया से पर्ल हार्बर में पहुंचा दिया। यह कदम जापान के लिए एक खतरा था, जो प्रशांत क्षेत्र में विस्तार करना चाहता था। इस फ्लीट से अमेरिका एशिया यानी जापान सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी तथा ऑस्ट्रेलिया आदि पर निगरानी रख सकता था। वहीं 1941 तक जापान चीन के साथ एक लंबे युद्ध में गहराई से उलझा हुआ था, जिसने उसके रिसोर्सेस को काफी प्रभावित किया। इससे निपटने के लिए जैसे जैसे जापान ने एशिया में अपनी सैन्य स्थिति बढ़ाई, वैसे वैसे अमेरिका जापानी आक्रामकता को लेकर चिंतित हो गया। यही वजह है कि चीन पर जापान के आक्रमण और उसकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के जवाब में अमेरिका ने आर्थिक और व्यापार प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जुलाई 1940 में जापान को स्क्रैप आयरन, स्टील तथा एविएशन फ्यूल शिपमेंट रोक दी। इससे जापान की इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस तक गंभीर रूप से पहुंच बाधित हो गई। इससे निपटने के लिए जापान ने अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, बट उसके हाथ सिर्फ असफलता लगी। अमेरिका ने जोर देकर कहा कि जापान तुरंत चीन और इंडोचीन से अपनी फोर्सेस को वापस बुला ले। मिड 1941 तक सैंक्शन ने जापान के लिए लगभग सभी ऑयल सप्लाई को समाप्त कर दिया था, जिससे एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसी सिचुएशन में जापानियों ने डिसाइड किया कि अगर स्थिति को डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता तो हमारे पास एक मिलिट्री एक्शन ही एकमात्र ऑप्शन है। इसलिए जापानीज लीडरशिप ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें नए क्षेत्रों पर कब्जा करना होगा जो संसाधनों से समृद्ध हो। इसके लिए उन्होंने डच ईस्ट इंडिया को उनके ऑयल रिजर्व के लिए प्राइमरी गोल माना। हालांकि उन्हें यह डर था कि इन क्षेत्रों पर आक्रमण करने का कोई भी प्रयास अमेरिका से मिलिट्री रिस्पॉन्स को प्रोवोक करेगा। जुलाई 1941 में जापान चावल, रबर और टिन के सोर्स ब्रिटिश मलाया और ऑयल रिच डच ईस्ट इंडीज दोनों के खिलाफ हमले की तैयारी में सदर्न इंडो चाइना रीजन में चला गया। इसकी प्रतिक्रिया में रूजवेल्ट ने 26 जुलाई 1941 को अमेरिका में सभी जापानी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। इस कदम ने प्रभावी रूप से जापान की अमेरिकी तेल तक पहुंच को भी काट दिया। ग्रेट ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसी कंट्रीज ने जापान में ऑयल एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाने में अमेरिका का साथ दिया। जापान अब अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए आवश्यक कई वाइटल रिसोर्सेज से वंचित हो गया। इस सिचुएशन में अपने अस्तित्व पर संकट का सामना कर रहे जापान ने पर्ल हार्बर पर यूएस पैसिफिक फ्लीट को डिस्ट्रॉय करने की योजना बनाई, ताकि वो अपने विस्तार प्रयासों के लिए अमेरिका को समझौता करने पर मजबूर कर सके। दरअसल जापानीज हाई कमांड का मानना था कि पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज अटैक अमेरिकन नेवल पावर को कमजोर कर देगा। इस प्लान को जापानी एडमिरल इसोरोकू यामामोटो ने बनाया, ताकि जब जापानीज फोर्सेस साउथ पैसिफिक में अपने गोल की ओर आगे बढ़ना शुरू करे तो अमेरिका जवाबी हमला न कर सके। हालांकि अपने इस गोल में जापान कुछ हद तक कामयाब रहा। जापानीज फोर्सेस ने साल 1942 की शुरुआत में बर्मा यानी आज का म्यांमार, ब्रिटिश मलाया यानी आज का मलेशिया और सिंगापुर, डच ईस्ट इंडीज यानी आज का इंडोनेशिया और फिलीपींस सहित कई मौजूदा और फॉर्मर वेस्टर्न कॉलोनीज एरियाज पर कब्जा कर लिया। इससे जापान को इन आइलैंड्स के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच मिल गई, जिनमें ऑयल और रबर जैसे रिसोर्सेज भी शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से जानकार मानते हैं कि पर्ल हार्बर अटैक से जापानी अपने इरादे में कामयाब नहीं रहे। बेशक उन्होंने इस अटैक से अमेरिका को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाकर झटका दिया था, लेकिन इसके बाद भी जापान पैसिफिक रीजन में विस्तार करने में सक्षम नहीं हुआ। उसे बहुत उम्मीद के मुताबिक रिसोर्सेस हासिल नहीं हो सके और ना ही अमेरिका ने जापान के ऊपर से सैंक्शन हटाए। इसके उलट वह अमेरिका के साथ एक लंबे युद्ध में चला गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पर्ल हार्बर अटैक का डिसीजन जापान की संसाधनों की आवश्यकताओं और अमेरिकी नौसैनिक शक्ति को कमजोर करने की रणनीति से प्रेरित था। यह जापान के लिए एक बड़े जुए की तरह साबित हुआ, जिसने न केवल उसे युद्ध में उलझाया बल्कि आगे चलकर उसकी हार का कारण भी बना। दरअसल उस समय जापान के पास कई ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था एशिया में अपनी साम्राज्यवादी विजय को रोकना और त्यागना। दूसरा ऑप्शन था यथास्थिति को बनाए रखना, जिससे अल्टीमेटली जापान की इकोनॉमी ठप पड़ जाती। इन दोनों ऑप्शंस के कारण जापान की प्रतिष्ठा कम होती। इसलिए सैंक्शन से निपटने और अपने स्वयं के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस एरिया को स्टैब्लिश करने के लिए जापान ने थर्ड ऑप्शन को चूज किया। हालांकि शुरुआती रूप से सफल होने पर भी यह अटैक कुछ मायनों में असफल रहा। इसने अल्टीमेटली एक सोते हुए शेर को जगाने का काम किया, जिसने बाद में सबसे ज्यादा जापान को ही घायल किया। जून 1942 में बैटल ऑफ मिडवे में अमेरिका ने एक बड़ी जीत हासिल की,
जिसने पैसिफिक रीजन में वॉर की डायरेक्शन को निर्णायक रूप से बदल दिया। इस अटैक ने अमेरिका की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री की, जिसने इतिहास की डायरेक्शन बदल दी। इस तरह यह शो करता है कि कैसे कुछ अप्रत्याशित कदम वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणाम पैदा कर सकते हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अगर जापान अमेरिका पर हमला नहीं करता तो क्या द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम कुछ और हो सकते थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।